महाशक्तियों का महाकुंभ देश में लगने वाला है, देश की राजधानी दिल्ली में लगने वाला है और इसके लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अभेद्य किले में तब्दील हुई दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए तैयार है और आज के इस खास मौके पर भारत 24 की तरफ से खास पेशकश आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें कौन सा राष्ट्राध्यक्ष कब पहुंचेगा, किस तरीके से उसका स्वागत होगा, उनको रिसीव करने के लिए कौन MOS पहुंचने वाले हैं, एक एक डिटेल ग्राउंड से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये 4 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आज G20 के मद्देनजर तैयारी कैसी की गई है। जैसे कि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, वाहनों की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, जो हेवी व्हीकल्स हैं उनको बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है। इसके साथ साथ सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद है, न सिर्फ सड़क पर बल्कि आसमान तक भी इसी तरीके की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और खास तौर पर आज नजर रहने वाली है जब जो बाइडेन, ऋषि सुनक पहुंचेंगे और उनके भी स्वागत के लिए न सिर्फ होटल बल्कि पूरे रास्ते में किले जैसी तैयारी है, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, पुलिस वैन्स हैं, ऊपर स्नाइपर स्टॉप पर लगे हुए हैं और ऐसे में किसी तरीके की भी चूक ना हो, इसको लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली गई है। देखिए ड्रोन से कैसे निगरानी रखी जा रही है, जो स्निफर्स डॉग है वो चेकिंग कर रहे हैं, उनकी तैनाती है और ऐसे में तमाम पुलिस कर्मियों से लेकर सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिल्ली को तैयार कर चुकी है, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव मौका भी है और सेंसिटिव इस लिहाज से कि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आ रहे हैं, क्योंकि भारत के पास इस बार मौका है G20 की मेजबानी के लिए और इसीलिए महाशक्तियों का यह महाकुंभ है। देखिए किस तरीके से मंडपम सज चुका है और वहां पर खास तौर पर जो सांस्कृतिक झलक आज देखने को मिलेगी, एक तरफ जहां पर लाइट से उसको बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी जो साझा की होंगी या फिर आपको तस्वीरें देखने का मौका मिला होगा जहां पर मेहमानों का जमावड़ा लगेगा, वहां पर कैसी अद्भुत तैयारी है। दिल्ली तैयार है, तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इसके बीच में मेहमान भी पहुंचने लगे हैं, सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। लेकिन देखिए G20 के मेहमानों का स्वागत होने वाला है, कौन कौन से मेहमान आएंगे और उनका स्वागत कौन करेगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगी जो बाइडेन की, अमेरिका के राष्ट्रपति, और उनका स्वागत करने के लिए VK सिंह पहुंचेंगे। जब जो बाइडेन आएंगे VK सिंह उनको रिसीव करने वाले हैं। इसी के साथ ही जो इटली के PM हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनको वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए शोभा करांद्लाजे पहुंचेंगी और ऋषि सुनक जब पहुंचेंगे यानी कि ब्रिटेन के PM, तो उनको स्वागत करने के लिए अश्विनी चौबे मौजूद रहने वाले हैं। देखिए सबसे खास बात यह है कि हमारे तमाम MOS मौजूद रहेंगे जो डिग्नेटरीज को रिसीव करने के लिए, राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव करने के लिए, और वहां पर उनके वेलकम के मौके पर बहुत सुंदर तस्वीर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक झलक भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही जब इमैनुअल मैक्रो पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, तो उनको रिसीव करने के लिए अनुप्रिया पटेल पहुंचने वाली हैं। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज पहुंचेंगे तो राजीव चंद्रशेखर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। सिंगापुर के PM ली सीन लूंग जब पहुंचेंगे तो एल मुरुगन पहुंचेंगे उनको रिसीव करने के लिए, और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी आने वाले हैं और उनको रिसीव करने के लिए भानु प्रताप सिंह वर्मा पहुंचने वाले हैं। ब्राजील की राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा जब पहुंचेंगे तो नित्यानंद राय उनको रिसीव करेंगे और शेख हसीना, बांग्लादेश की PM जब पहुंचेंगी तो दर्शना जरदोश उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगी। जापान के PM फूमियो किशिदा जब पहुंचेंगे अश्विनी चौबे उनको रिसीव करेंगे और ऐसे ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युन सॉक योल जब पहुंचेंगे तो राजीव चंद्रशेखर उनको वेलकम करेंगे। इसके साथ ही चीन के PM शी जिनपिंग तो आ नहीं रहे हैं, तो चीन के PM आ रहे हैं ली क्यांग, जब वो पहुंचेंगे तो उनको रिसीव करने के लिए VK सिंह पहुंचेंगे, यानी कि VK सिंह रिसीव करेंगे जो बाइडेन को भी और VK सिंह ली क्यांग को भी रिसीव करने वाले हैं। वहीं मॉरिशस के पहुंचेंगे PM प्रवीण कुमार जगन्नाथ, तो श्रीपाद येशो नायक उनको रिसीव करेंगे और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनको रिसीव करने के लिए प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन रिसीव करने के लिए पहुंचेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में देखिए सवाल होगा कि भाई आज, कल और परसों, हालांकि कल और परसों G20 का आयोजन है, लेकिन आज तो राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या करना है। बहुत उहापोह की स्थिति है, इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बाहर का स्टेटस क्या है। 9 और 10 तारीख को, कल और परसों 2 दिन की मैं बात करूंगी, क्या खुला है क्या बंद है,
तो आप इसको लेकर निश्चिंत हो जाइए कि दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में सवाल यही था कि लॉकडाउन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। पाबंदी कहां कहां पर है, आपको खास तौर पर एनडीएमसी एरिया का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एनडीएमसी एरिया में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहां पर क्या बंद रहेगा, तमाम स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी गैर सरकारी जो दफ्तर हैं वो वहां पर बंद रहने वाले हैं, दुकानें बंद रहेंगी। अब इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं उसको आम लोगों के लिए, आपके लिए बंद कर दिया गया है। आप सोचे शाम को सैर सपाटे पर चले जाएं तो फिलहाल आप ये 2 दिन नहीं जा पाएंगे। अब दिल्ली मेट्रो, क्योंकि भाई ट्रैवल करना है, ऑफिस जाना है, सारे ऑफिस ने वर्क फ्रॉम होम तो दिया नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ अगर आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का एंट्री एग्जिट छोड़ दें तो उसके अलावा तमाम मेट्रो हर एक स्टेशन से एंट्री एग्जिट के साथ चालू रहेगी, इसलिए आपको उसके लिए भी वरी करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी दिल्ली की अगर बात करें तो आप सोचें कि G20 का आयोजन हो रहा है तो क्या बाकी पूरी दिल्ली बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी दिल्ली पूरी खुली रहेगी। ट्रेन और फ्लाइट्स अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रूट डाइवर्ट आपको मिलेंगे और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें, ये सोचकर, क्योंकि रूट डाइवर्जेंस की वजह से ज्यादा समय आपको लग सकता है। अब आप एयरपोर्ट कैसे जाएं, यानी कि अमूमन लोग या तो मेट्रो एयरपोर्ट के लिए लेते हैं या कैब ले लेते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप मेट्रो सफर को प्राथमिकता दें। आप निजी वाहन से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उसको लेकर चले, तब आप फिर निजी वाहन से चले जाइए या फिर कैब सर्विसेज यूज कर लीजिए। अच्छा, इंटरस्टेट बसेस का क्या रहेगा? वो चालू रहेंगी, वो किसी भी तरीके से बंद नहीं होंगी, लेकिन अगर आप NH48 पर बॉर्डर की बात करेंगे, रजाकरी बॉर्डर पर, तो वहां पर क्रॉस करने की परमिशन नहीं होगी। अब जैसे नोएडा बॉर्डर है, क्योंकि हम तो दिल्ली NCR में रहते हैं तो हम तो फरीदाबाद से भी जुड़ते हैं, हम गाजियाबाद से भी जुड़ते हैं, हम गुड़गांव से भी जुड़ते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा है। तो नोएडा बॉर्डर को लेकर स्टेटस क्या है? नोएडा बॉर्डर में जितने भी जो हैवी व्हीकल्स हैं या फिर लाइट वेटेड व्हीकल्स हैं उन पर बैन लगाने का फैसला नोएडा में लिया गया है। बहरहाल ये तो जानकारी हो गई रूट्स को लेकर। इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको दे देती हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत आएंगे और G20 समिट में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंचेंगे जो बाइडेन। शाम को 6:55 पर राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उसके बाद 7:35 पर पीएम मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। देखिए, जो बाइडेन जब पहुंचेंगे तो एक तो उनका भव्य स्वागत होगा, वीके सिंह उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे। 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद 7:35 पर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक होनी है। प्रधानमंत्री आवास पर होगी और मोदी और बाइडेन की बैठक होगी प्रधानमंत्री आवास पर। ये पर्सनल प्लेस पर बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री आवास पर, शाम 7:35 पर। आइए सीधा इस वक्त आपको पालम एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षय, 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर बन चुका है दिल्ली और मेहमानों के आने का सिलसिला भी देखिए लगातार जारी है। इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरें, तैयारियां और हलचल कैमरे के जरिए दिखाइए। देखिए, बड़ा इवेंट और बड़ी तैयारी दिल्ली में जिस तरह से तैयारी की गई है, कह सकते हैं कि ऐसी तैयारी हमने दिल्ली में पिछले कई वर्षों से नहीं देखी। इतिहास भारत रचने जा रहा है और दिल्ली अग्रणी भूमिका निभाने जा रही है। G20 समिट यहाँ पर होना है। पालम एयरपोर्ट, खास करके टर्मिनल 1 के साइड मैं खड़ा हूँ और जहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं ये तैयारियाँ दिखा देता हूँ कि किस तरह की तैयारियाँ हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि किसी वाहन को रुकने नहीं दिया जा रहा है। जो G20 के सदस्य देश हैं उनके झंडे आपको दिख सकते हैं। मैं कैमरामैन कहूँगा नितिन से कि वो जूम करके तस्वीरें दिखाएं। और दूसरी चीज़ कि किसी व्हीकल को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है और टर्मिनल 1 आपको सामने दिख सकता है। कैमरामैन नितिन से कहूँगा कि टर्मिनल 1 दिखाएं, जहाँ पर कि सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। अभी लगभग 1.5 घंटे पहले अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस वो पहुँचे हुए हैं और इसी के ठीक बगल में एरोसिटी है, वहाँ पर एरोसिटी पर एक होटल में उनको ठहराया गया है। तस्वीर
तस्वीरों की बात करें तो दिल्ली पूरी तरह से सजी हुई आपको दिखाई देगी और फव्वारे आपको दिखेंगे। दिल्ली की जो सुंदरता है वो लगातार बढ़ती गई है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी छांव लेकर के खड़े हैं। हालांकि जो अगर उनकी सुरक्षा की बात करें जाए तो उनका साफ तौर पर मानना है कि यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा, किसी व्हीकल को रुकने नहीं दिया जाएगा और अगर मूवमेंट रहती है तो वो ठीक रहेगा। तो साफ तौर पर है कि दिल्ली पूरी तरह से किले में तब्दील है और कह सकते हैं कि मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खबरें आ रही है कि जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं क्योंकि उनको कोरोना की कुछ शिकायतें हुई हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, कहा जा रहा है कि उनका दल यहाँ पर पहुँच रहा है। आज मेहमानों का पहुँचने का बड़ी बात देखिए अक्षय ये भी है ना कि ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद पहली बार ऋषि सुनक पहुंचेंगे, जो बाइडेन भी पहली बार अपना पद ग्रहण करने के बाद आ रहे हैं भारत, और ऐसे में अभी थोड़ी देर पहले मैं अपडेट देख रही थी इमैनुअल मैक्रो भी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर बाद, और आज दिन भर ये सिलसिला जारी रहने वाला है। और अक्षय इसीलिए आपके पास आज देखिए लंबा दिन है क्योंकि मेहमान पहुंचेंगे, उनका स्वागत आपको करना होगा, वो तस्वीरें हम तक पहुंचानी होंगी, इसलिए ऑल द बेस्ट टू यू। फिलहाल मेरे साथ पांडे सर मौजूद हैं और शुक्ला जी भी मौजूद हैं। सर लगातार क्योंकि देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, अब जिस तरीके की तैयारी है, सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आप ही के साथ पांडे से शुरू करूंगी। मुझे ये बताइए कि आज आखिरकार वो इंतजार पूरा हुआ और आज वो दिन आ चुका है जब कल और परसों हम उस दिन के साक्षी बनेंगे जिसका इंतजार हम सबको है एक भारतीय होने के नाते और पूरी दुनिया की हम पर नजर है। तो आपका एहसास क्या है आज, कल और परसों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से एक लंबा प्रयास किया गया है और अथक परिश्रम का ही नतीजा है कि जो आज हम गौरवान्वित होकर कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा पूरा दिल्ली एनसीआर सजा हुआ है आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए। साथ में सुरक्षा और बाकी जो जितने भी एक एक डायमेंशन है उस पर उसको फोकस किया गया है, उसको एड्रेस किया गया है और कहीं भी कोई कोताही ना हो, इसके लिए दर बदर मीटिंग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं जो है मीटिंग की है और जिन आपकी अभी फहरिस्त आपने बताई कि कौन कब आ रहा है और उनका स्वागत कौन करेगा, इन सभी जो मंत्री गण हैं जो कि स्वागत करने में लगाए जा रहे हैं, इनको पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रीफ किया है कि क्या कहना है, कैसे आचरण करना है। साथ में एक एप्लीकेशन भी तैयार की गई है G20 के लिए, तक क्योंकि द्विभाषीय वो ट्रांसलेशन के अनुवाद के लिए वो एप्लीकेशन काम करेगी। बड़ा सा मैं भी इंट्रिग थी तो मैंने भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। लिटरली मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उसमें जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप देख नहीं सकते हो। इसमें आपका कौन कब आ रहा है, किस बहुत ही ज़्यादा देखिए रूट से लेके ये जो है ये G20 की हुआ है, इसमें आपको रजिस्टर करना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे लोगों को भी इनफैक्ट एक पूरा एरियल व्यू भी उनको मिल पाएगा। जितना मैं जानती हूँ इस ऐप के जरिए वो देख पाएंगे कि किस तरीके से मंडपम सजा हुआ है और वहाँ पर तैयारी क्या है, क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम हैपनिंग्स भी एक तरीके से उसका एक एरियल व्यू बहरहाल मिल पाएगा। इसी बीच में शुक्ला सर आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, खास तौर से जो बाइडेन जब पहुंचेंगे, अब से थोड़ी देर पहले देखिए उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और इससे पहले भी जब हमने जो बाइडेन का रिएक्शन जाना है भारत के साथ संबंधों को लेकर, अफ्रीकन फोरम की मैं बात करूंगी जो सुझाया गया नाम कि भाई भारत और अमेरिका की तरफ से कि अफ्रीकन फोरम को भी G20 में शामिल किया जाए, तो ये भी अपने आप पे एक बड़ी ऐतिहासिक बात हो सकती है कि शायद हम अगली बार G20 बात ना करके G21 बात करें और यहाँ पर भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंध इस तरीके से भी नजर आएंगे। देखिए पूर्णिमा, ये जो अफ्रीकन अलायंस की बात, यूरोपियन अलायंस के लाइन पर भारत G20 में जोड़ने की बात है, ये प्रयास हो रहा है और उस प्रयास के पीछे मंशा यही है कि जो वसुधैव कुटुंबकम ये पूरे ग्लोबल की बात की जा रही है उसी लाइन पर है और निश्चित तौर पर इस पूरी मुहिम में अमेरिका और भारत एक इम्पॉर्टेंट एलाई के रूप में नज़र आ रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण ये हो सकता है कि जब चीन के राष्ट्रपति के ना आने की बात थी तो उस पर रिएक्शन जो यूएस का आया था वो बहुत पॉजिटिव, कम से कम ऑर्गेनाइजर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये मुहिम तो है ही है कि G20 को G21 में कन्वर्ट किया जाए और उससे रीच भी बढ़ेगी G20 की। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल साउथ के देश जो मुफस्सिल जैसे हैं। आपका एक्साइटमेंट कम लग रहा है मुझे।
थोड़ा सा एक्साइटमेंट मुझे कम लग रहा है आपका, इन द सेंस कि मैं वो एनर्जी एक्सपेक्ट, आज तो दिन भर हमारी एनर्जी बनी रहनी चाहिए, आज दिन भर आपको वो एनर्जी देनी होगी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ा सा कम नजर आए? क्या कहते हैं आप विनोद जी? नहीं, एनर्जी कम इसलिए आपको शायद लग सकती है। मुझे लगता है कि ये जो मसला है ये पॉलिटिकल डिबेट वाला मसला नहीं है, बहुत संजीदा मसला है। इस पर मसले पर संजीदगी से अपनी बात रखी जाए वो ज़्यादा बेहतर है। शायद मैं उसी तरह के उसमें प्रयास तो ये बहुत संजीदा मसला है और इसको बहुत इसके बहुत सारे मायने हैं और उस मायने को हमको समझने की बिल्कुल। और देखिए उसी मायने की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ विनोद शुक्ला जी, क्योंकि आपने भी कहा बहुत गंभीर मसला है। निश्चित तौर पर जितने भी G20 के देश अभी इसमें शामिल हो रहे हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, दुनिया में अगर हम बिजनेस की बात करें तो लगभग 75% की हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है। ऐसे में भारत बिजनेस फोरम के तौर पर, या ये कह लीजिए व्यापार के लिहाज से एक मेजबानी इस वक्त कर रहा है, तो वो दिखा पाएगा कि भारत कितना और ज्यादा सक्षम है। आपको लगता है कि G20 के देशों को अट्रैक्ट करने के लिए या भारत के साथ साझेदारी कारोबार के लिहाज से और बढ़ाने के लिए ये मौका बहुत मुफीद है? नहीं, बिजनेस के अलावा सिक्योरिटी है। बिजनेस के जितने भी G20 के देश आ रहे हैं उनके साथ बिजनेस पर बात होगी, टूरिज्म पर बात होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बात होगी। देयर आर गैमेट्स ऑफ इश्यूज, मतलब इतने सारे विषय हैं और वो विषय ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, वो म्यूचुअल और मल्टीलेटरल बेनिफिट्स के हैं। अगर वो यूरोपियन यूनियन को बेनिफिट करेगा, यूएस के साथ हमारी जो बिजनेस डील्स और बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे न्यूक्लियर डील पर या न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर बात होगी, वो अमेरिका के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये बिजनेस के अलावा ये बहुत सारे मसले हैं। पावर्टी एलिवेशन की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है। जी पांडे सर, आपका इसमें क्या टेक है? क्योंकि मैं मानती हूं कि ये बहुत ही बड़ा वैश्विक मंच के तौर पर भारत को मिलेगा, जिसमें भारत वो खिलाड़ी है जो फ्रंट फुट पर है, क्योंकि वो मेजबानी कर रहा है। भारत कितना इसको ग्रैब कर सकता है इस मौके? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भारत के लिए अवसर कि इस समय वो बहुत, जो हम देखिए 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं और हमें 3री बनना है, और कहा जा रहा है कि पश्चिमी एनालिस्ट का ये कहना है कि 2075 तक हम अमेरिका की इकोनॉमी से भी आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें उस दिशा में अगर उसको अचीव करना है, उस लक्ष्य को, तो बहुत प्रयास करने होंगे और ये सतत प्रयास होंगे। ऐसे नहीं कि हमने प्रयास किया और छोड़ दिया। जहाँ तक बात है कि इस मंच की, तो 85% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इस मंच को मिला हुआ है। 75% ट्रेड आपने बताया भी, जो ग्लोबल जीडीपी का 85% ग्लोबल जीडीपी, 75 ट्रेड का, और 65% यानी कि 2/3 जो जनसंख्या है विश्व की, वो इस G20 के अंदर निहित है। अब इतने बड़े समुदाय को, इतना बड़ा जो आपके पास फंड मिला हुआ है, इतने बड़ों को जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो 5 महत्वपूर्ण जो बातें G20 पर जो फोकस किया गया है, हालांकि 32 सेक्टर हैं जहां पर की बातचीत हो रही है, लगभग 250 बैठकें हो चुकी हैं इस 32 सेक्टर में। पहला जो मुख्य बात है वो क्लाइमेट चेंज, दूसरा है डेब्ट की जो प्रॉब्लम है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो छोटे देश हैं, जिनको कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फूड क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, उन पर बहुत ज़्यादा जो है उनकी आर्थिक मंदी की स्थिति में पहुंच रहे हैं वो। तीसरी बात है कि किस प्रकार से वो फूड क्राइसिस को अपना हल खाने की, जो उनको अन्न की कमी है, भारत ने बहुत अहम कदम उठाया है और इन देशों को अन्न पहुंचाया। गेहूं की जो है उन्होंने दिया, जबकि रशिया ने अभी जो गेहूं का जो आवागमन था उस पर रोक लगा दी है, और टर्की के अभी राष्ट्राध्यक्ष पिछले सोमवार गए भी थे। मैंने इसलिए कहा ग्रुप कैप्टन डीके सिंह, क्योंकि देखिए अभी अफरा तफरी का माहौल है दुनिया भर में। पांडे साहब, इस वक्त ऐसा हो रखा है, हमने कोविड क्रॉस किया, फिर उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध रहा, और ऐसे में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। उन साइड इफेक्ट्स से शायद कुछ एक देश तो उभर आए हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द देश ऐसे हैं जो अभी भी उसके इफ्स एंड बट्स और उसके साइड इफेक्ट से प्रभावित है।
क्योंकि देखिए उनके यहाँ वो उस रिसोर्सेज नहीं है, वो जो आर्किटेक्ट होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो पर्याप्त नहीं है। और जहाँ तक है, मैं चीन का यहाँ जिक्र करूँगा, चीन ने 77 देशों के साथ BRI समझौता किया और वो सभी के सभी दुखी हैं। जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन आने वाला है, वो चीन चाहता था कि उसमें 5 उनके जो ग्लोबल उनके इनिशिएटिव्स हैं उनका उसमें शामिल किया जाए, और वो शामिल नहीं किए गए हैं। जो मुझे सूचना दी गई है कि वो शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन क्यों नहीं शामिल हो पाए, उसके वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए कि जिन देशों के साथ जो उनके सब वो उसमें अलायंस में आए, वो सभी के सभी इस समय दुखी हैं, क्योंकि वो आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, 5.6 के हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो कि उसके हमारे बाद बांग्लादेश का नंबर आता है और उसके बाद चीन का नंबर आता है। तो ऐसे माहौल में जहां पर ऊहापोह की स्थिति है, आर्थिक रूप से सभी देश इसमें, भारत की तरफ इस वक्त ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं, उम्मीद की नजरों से भारत की तरफ देख रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत उन उम्मीदों को ना पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। भारत की तरफ से हर एक वो स्टेप उठाया जा रहा है जो इन तमाम देशों पर मदद की तरफ जाए, मदद के हाथ के तौर पर जाए,